हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है 1857 का विद्रोह। तो आज की इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 1857 के विद्रोह को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना। देखिए दोस्तों, कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, उन पर आपको जल्द ही वीडियोज़ मिल जाएंगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सारी बातें समझ सकें। और जो चैप्टर्स रह गए हैं उन पर मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको वो मिल भी जाएंगी वीडियोस। तो प्लीज़ पूरा फोकस यहाँ पर रखें और आज हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे इस चैप्टर को। बस यही शर्त है कि आप वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सारी बातें आसानी से समझ में आएंगी। तो चलिए बिना इधर उधर की बातें करें, अपने टॉपिक पर आते हैं। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय विद्रोह संग्राम, सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ था, परंतु कुछ समय पश्चात इसने एक बड़ा रूप ले लिया। देखो दोस्तों, 1857 का विद्रोह है क्या? देखिए, अंग्रेजों ने भारत में जो अपना शासन शुरू किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उनका शासन शुरू होता है और उनके शासन में 1857 में जो विद्रोह होता है उसे हम 1857 के विद्रोह से नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इस 1857 के विद्रोह को कई नाम दिए गए हैं। इसे कई बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, कई बार इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, कई बार इसे भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है। अभी हम काफ़ी समझेंगे इसे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं रीड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया। एक अन्य प्रमुख एवं पहले के विद्रोहों की तरह 1857 के विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक और सामाजिक कारण थे। 1757 प्लासी का युद्ध 1757 से 1857 की अवधि शांतिपूर्ण एवं कठिनाई युक्त नहीं थी। अब समझिए दोस्तों, शुरू से सारी बातें करते हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। देखो, 1757 में प्लासी का एक युद्ध होता है। ठीक है। बंगाल में शासन से संबंधित एक प्लासी का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजी सेना विजयी होती है। ठीक है, जिसे हम 1757 के प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हकीकत की बात करते हैं। देखो, क्या हुआ था कि जो अंग्रेजी सेना थी उसने धोखे से या छल करके, देखो छल करके उसने प्लासी का युद्ध जीत लिया था। ठीक है। इसमें प्रत्यक्ष आमने सामने लड़ाई नहीं हुई, एक भी गोला बारूद नहीं दागा गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने छल किया और जो बंगाल का शासक था उसके साथ उसके जो साथी वगैरह थे उनको बहलाकर फुसलाकर, उन्हें रिश्वत देकर, उन्हें राजा बनाने का वचन देकर उसने क्या किया कि जो राजा के साथी थे उनको अपने साथ अंग्रेजों ने मिला लिया था और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की इस तरह जीत हुई थी। हालांकि ये क्या था, एक छल के द्वारा जीत थी अंग्रेजों की, लेकिन फिर भी अंग्रेज ये वाला जो युद्ध था उसे जीत जाते हैं। फिर इसके बाद 1764 में एक बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में एक बक्सर का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज वास्तविक रूप से लड़ते हैं और वास्तविक रूप से लड़ते हुए अंग्रेज जीत जाते हैं। मतलब समझिए, अब 1964 में जो सेनाएं अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में लड़ती हैं उसमें मुगल सेना भी होती है, बंगाल की सेना भी होती है, जो अवध सेना थी वो भी शामिल होती है। बस मैं आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें सारी बातें। ठीक है। अब 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है उसमें मुगल सेना, अवध सेना, और अवध मतलब यूपी वगैरह जो इलाका था जहाँ पे अवध साम्राज्य था, तो वो अवध सेना थी और बंगाल की जो सेना थी वो, तो तीनों संयुक्त सेनाएं थी और फिर भी 1764 में अंग्रेज जीत जाते हैं। और ये हकीकत में यहाँ पर कोई छल नहीं होता, वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजों की विजय होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, 1757 से ही अंग्रेजों का शासन अप्रत्यक्ष रूप से शुरू होता है भारत में। फिर 1764 के युद्ध से ये बिल्कुल ठोस हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो इस तरह 1757 में, फिर 1764 में अंग्रेज क्या करते हैं, अपनी शक्ति को, एक राजनीतिक शक्ति को भारत में कायम करते हैं। ठीक है। मतलब भारत अब
जो स्पेशली जो बंगाल था शुरू शुरू में, वो अंग्रेज़ों का उपनिवेश बन जाता है। फिर इसी तरह पूरा भारत धीरे धीरे अंग्रेज़ों का उपनिवेश बन जाता है। अंग्रेज़ अपनी सीमाओं का विस्तार करते हुए पूरे भारत को अपने कैप्चर में कर लेते हैं। और इसी तरह यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 1757 से लेकर 1857 की जो अवधि थी, वो शांतिपूर्ण और कठिनाइयों से युक्त नहीं थी। मतलब ये कि अब अंग्रेज़ों के अधीन भारत 1757 से 1857 तक रहा था। अब इस काल अवधि में, इस टाइम पीरियड में जो चीज़ें थी वो शांतिपूर्ण नहीं थी। कई सारे छोटे-छोटे विद्रोह, जनजातियों के विरुद्ध विद्रोह देखे गए थे। कई लोग असंतुष्ट थे। कई सारी जो नीतियाँ अपनाई थी अंग्रेज़ी सरकार ने, उससे लोग असंतुष्ट थे। बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, बहुत सारी कमियाँ यहाँ पर या बहुत सारी घटनाएँ इस अवधि में घटी थी। और इन्हीं घटनाओं के परिणाम स्वरूप ही आगे चलकर जो ये असंतोष था, ये जो गुस्सा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो विद्रोह के रूप में सामने आता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब हम आगे काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, लेकिन फिर भी थोड़ी सामान्य बातों को और जानें तो अभी 1757 के बाद से और 1857 तक जो शासन रहता है भारत में, वो कंपनी के द्वारा शासन किया जाता है। देखो, एक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत पर 1757 से लेकर 1857 तक पूरी तरह शासन करती है। मतलब जब तक विद्रोह नहीं होता तब तक कंपनी भारत पर शासन करती है, ठीक है? और इस कंपनी के खिलाफ ही फिर विद्रोह किया जाता है। सारी बातें धीरे-धीरे आपको समझ में आएँगी। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ तक आपको एक बैकग्राउंड हल्का-सा समझ में आ गया कि अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया, मतलब भारत को अपना गुलाम सा बना लिया और फिर कई सारी उन्होंने नीतियाँ लागू की जिससे कि वहाँ के लोग यानी कि भारत के लोग असंतुष्ट थे, सैटिस्फाइड नहीं थे और फिर एक विद्रोह सामने आता है जो कि 1857 के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब इसको हम काफ़ी डिटेल में कवर करते हैं कि आखिर 1857 के विद्रोह का क्या कारण था, ठीक है? 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? देखिए दोस्तों, सारी बातें आपको समझ में आएँगी, बस आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। तो मुख्य कारण थे, जैसे कि सबसे पहला एक कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब समझिए, आर्थिक का मतलब होता है पैसे से संबंधित। लेकिन फिर भी अभी आप सारी बातें समझेंगे जब यहाँ पर जो भी नोट्स है, जब मैं उसको रीड कर लूँगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी। बस सब्र करके आप सुनते रहिए जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं। तो पहला कारण है आर्थिक कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया और श्रमिकों से बलपूर्वक अधिक से अधिक श्रम कराकर उन्हें कम पारिश्रमिक यानी कि वेतन देना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त अकाल और बाढ़ की स्थिति में भारतीयों की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की जाती थी और उन्हें अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। सन 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली। इसके अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गई। परंपरागत तकनीक से बनी हुई भारतीय वस्तुएं इसके सामने टिक नहीं सकी और भारतीय शहरी हस्तशिल्प व्यापार को अकल्पनीय क्षति हुई, मतलब नुकसान पहुंचा। भारतीय व्यापार एवं व्यापारी, अभी मैं आपको समझाऊंगा, बस रीड कर रहा हूँ थोड़ा। भारतीय व्यापार एवं व्यापारी वर्ग को ब्रिटिश शासन द्वारा जानबूझकर बर्बाद कर दिया गया, जिन्होंने भारत में बनी चीज़ों पर उच्च कर रोपण प्रशुल्क लगाए। उसी समय ब्रिटेन में बनी वस्तुओं पर निम्न कर यानी कि कम से कम टैक्स लगाकर उन्हें भारत में आयात करके प्रोत्साहित किया गया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत से कपास एवं शिल्प के कपड़ों का निर्यात वस्तुतः समाप्त हो चुका था। मुक्त व्यापार एवं ब्रिटेन से आने वाली मशीन निर्मित वस्तुओं के विरुद्ध रक्षात्मक करों को लगाने से इनकार ने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को समाप्त कर दिया। अब समझो दोस्तों, क्या था आर्थिक कारण। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि आर्थिक कारण का क्या मतलब था, तो यहाँ पे मतलब को समझिए। आर्थिक कारण का यहाँ पे मतलब ये है कि देखिए, आर्थिक कारण के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने ब्रिटेन का जो सामान था उसको अधिक से अधिक आयात किया और ब्रिटेन का सामान काफ़ी सस्ता होता था। अब ये सस्ता सामान भारतीय बाज़ार में छा गया और सस्ता सामान बिकने लगा, जिस मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो ब्रिटेन में जो निर्मित सामान था वो अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक क्वांटिटी में भारत में बिकने लगा, जिससे कि भारतीय उद्योग धंधे नष्ट होना
शुरू हो गए। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। वहाँ पे कई सारी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियाँ स्थापित हो चुकी थी और मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था। और जो मशीनों के द्वारा जो उत्पादन होता है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, बड़ी क्वांटिटी में होता है, इसलिए वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ऐसी नीति फॉलो की जिसमें वो जो ब्रिटिश जो वस्तुएं होती थी उस पर कर या टैक्स लगाती ही नहीं थी। लगाती थी भी तो बहुत कम, और लगाती ही नहीं थी एक तरह से देखा जाए। इससे वो यहाँ पर वो वस्तुएं काफ़ी सस्ती बिकती थी और इसी कारण से भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाती थी। अब देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि भारतीय वस्तुएं कारीगरों के द्वारा हाथों से बनाई जाती थी। उसमें पूरा एक वर्कर लगा होता था। कई सारे जो वर्कर्स थे वो पूरा दिन अपना लगाते थे, तब जाके वस्तु का उत्पादन होता था। तो उन्हें कम से कम इतना पैसा तो चाहिए होता है ना, कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें, मतलब पूरे दिन का खर्चा निकाल सकें। तो मशीन क्या करती थी, लगातार कई गुना काम कर देती थी वस्तुओं को, मतलब कई गुना मज़दूरों का काम खुद कर देती थी। इससे वहाँ वो जो सामान निर्मित होता था वो सस्ता हो जाता था, और जो मज़दूर सामान बनाते थे, यहाँ पर जो कारीगरों के द्वारा जो सामान बनाया जाता था भारत में, वो महँगा पड़ता था। और हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऊपर से जो मुक्त व्यापार की जो नीति अपनाई, उसी के उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उसने एक तरफ़ा मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया। मतलब ये कि जो ब्रिटेन था उससे सामान जब आयात होता था, मतलब भारत में लाया जाता था, तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता था और टैक्स या कर नहीं लगाया जाता था। इससे ब्रिटिश का जो सामान था, ब्रिटेन का जो सामान था, वो सस्ता रहता था। लेकिन जब यही सामान जो भारत में बनी हुई जो वस्तुएं हैं, जब ये वस्तुएं जब ब्रिटेन हो गया या दूसरे देशों में जब बेचने के लिए जाया करती थी, तो इन वस्तुओं पर अधिक से अधिक टैक्स लगा दिया जाता था। जिसके कारण क्या होता था कि इससे होता ये था कि भारतीय वस्तुएं विदेशों में भी काफ़ी महंगी हो जाती थी। देखो, विदेशों का मतलब यहाँ पर सिर्फ ब्रिटेन और इंग्लैंड से ही लो, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जब भारत पर शासन किया तो उसका मतलब यही था कि भारतीय लोग किसी दूसरे देश के व्यक्ति या व्यापारी को अपना सामान ना बेचें। तो ब्रिटेन में भारतीय सामान जो वस्तुएं, निर्मित वस्तुएं जाती भी थी भारत की, वो काफ़ी महंगी हो जाती थी। तो इस तरह भारतीय उद्योग धंधे पूरी तरह नष्ट हो गए। जो श्रमिक थे उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था और उन्हें कम से कम वेतन दिया जाता था, ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा। तो इस तरह जो भारतीय मतलब उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो रहे थे, भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो रही थी। रेल सेवा के आने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्यम भी नष्ट हो गए। रेल सेवा ने ब्रिटिश व्यापारियों को दूर दराज के गांवों तक पहुंच दे दी। सर्वाधिक क्षति कपड़ा उद्योग और कपास और रेशम को हुई। भारतीय निर्यात समाप्त हो गया। पारंपरिक उद्योगों के नष्ट होने के साथ साथ आधुनिक उद्योगों का विकास न होने के कारण यह स्थिति और अधिक खराब हो गई। अब देखिए दोस्तों, जो रेल सेवा का जो विकास किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, उससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने रेलवे का निर्माण करके वो दूर-दूर के गाँव में पहुँच गए। अब अंग्रेज़ों ने दूर-दूर के गाँव में पहुँचकर अपना सामान बेचना शुरू किया, वहाँ के रिसोर्सेज़ का यूज़ करना शुरू किया, जिससे जो उद्योग वगैरह थे वहाँ के, वो भी नष्ट हो गए। मतलब जो दूर-दराज के गाँव में जो उद्योग वगैरह थे वो भी नष्ट हो गए और वहाँ पे भी ब्रिटेन की बनी वस्तुएँ पहुँचने लगीं। इससे भारतीय व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। स्पेशली जो कपड़ा उद्योग था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। भारत का जो निर्यात था, मतलब भारत से जो चीज़ें बाहर बेची जाती थी या भेजी जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी, वो समाप्त हो गया। और जो ये पारंपरिक उद्योग, जो परंपरागत रूप से ये जो कारीगरी या हस्तशिल्प से संबंधित जो उद्योग चले आ रहे थे, ये नष्ट हो गए और आधुनिक उद्योग, भारत में आधुनिक उद्योग का कोई विकास हुआ नहीं। तो इससे जो स्थिति थी वो और भी खराब हो गई। कंपनी ने खेती के सुधार पर बेहद कम खर्च किया और अधिकतर लगान कंपनी के खर्चों को पूरा करने के में प्रयोग होता था। ब्रिटिश कानून व्यवस्था के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण वैध हो जाने के कारण किसानों को अपनी भूमि से भी हाथ धोना पड़ता था। अब खेती में कुछ खास सुधार किया नहीं गया कंपनी के द्वारा, और अधिक से अधिक वो कर लेते थे, टैक्स लगाते थे, लगान लेते थे, और ऊपर से अब भूमि को भी हस्तांतरित किया जा सकता था। पहले क्या था कि किसान की भूमि का सम्मान भी किया जाता था। इतना आसान नहीं था एक इंसान से भूमि को दूसरे इंसान में बेच देना। बहुत मुश्किल काम था भूमि को, ज़मीन को बेचना इतना आसान नहीं था पहले। लेकिन अंग्रेज़ों ने काफ़ी इसको लीगल बना दिया और आसानी से ज़मीन को बेचा जाने लगा, ख़रीदा जाने लगा। इससे हुआ ये, अब किसान की भूमि
भी उससे छिनने लगी। निम्न वर्गीय मजदूर, कृषकों और मजदूरों की स्थिति तो दयनीय थी ही। राजाओं और नवाबों तक की स्थिति नवाबों तक की आर्थिक स्थिति बदहाल थी, यानी कि बेकार थी। भारत से प्राप्त खनिज संसाधनों और सस्ते श्रम के बल पर अंग्रेजों ने अपने उद्योग धंधों का विकास के श- च- अपने उद्योग धंधों अंग्रेजों ने अपने उद्योग धंधों को विकास के चरम पर पहुंचा दिया, जबकि दूसरी ओर भारत में किसी नए उद्योग की स्थापना की बात तो दूर, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को भी समाप्त कर दिया। इससे भारत के प्रत्येक वर्ग में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई और वे व्यापक विद्रोह के सूत्रधार बन गए। मतलब ये दोस्तों की स्थिति सबकी खराब थी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो नवाब हो। इन सब की स्थिति, आर्थिक स्थिति पैसे से संबंधित जो स्थिति थी, खराब थी। और ओवरऑल पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। पहले जो उद्योग वगैरह, जो कुटीर उद्योग वगैरह थे वो थे, लेकिन अब वो उद्योग भी नष्ट हो गए थे, जिससे कि स्थिति और ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो ये था आर्थिक कारण जिसने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो विद्रोह करें। तो आर्थिक कारण का एक बड़ा रोल था 1857 के विद्रोह में। अब बात करते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण भी बहुत एक महत्व रखता है। देखो दोस्तों, राजनीतिक का क्या मतलब होता है? राजनीतिक का मतलब होता है, देखो, पॉलिटिकल, राजनीतिक। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इसका मतलब है सरकारी चीज़ें सीमाओं से संबंधित है। जैसे कि कर्नाटक की सीमा महाराष्ट्र से लगती है, तो कई बार सीमा को लेकर विवाद होता है, तो इसे हम बोल सकते हैं ये पॉलिटिकल इशू है। ठीक है, यहाँ पर राज्य की जो सीमा होती है उसको भी राजनीतिक तौर पर आप समझ सकते हैं। तो जो साम्राज्य थे, जो छोटी छोटी रियासतें थी, जो क्षेत्र था, जो एरिया था, ये राजनीतिक चीज़ें होती हैं। तो राजनीतिक कारण क्या थे, अभी आपको ये काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभावी नियंत्रण, सहायक संधि, व्यपगत का सिद्धांत जैसी नीतियों ने जन असंतोष एवं विप्लव को बढ़ावा दिया। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में विशेष भूमिका निभाई और उन्हें भारत का एक विस्तृत क्षेत्र हाथ लगा। इस कारण भारतीय राज्य अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत के कुछ प्रमुख देसी राज्यों, जैसे कि, यथा का मतलब होता है जैसे कि, झांसी, उदयपुर, संभलपुर, नागपुर आदि के राजाओं के कोई पुत्र नहीं थे। प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था के प्रावधानों के तहत योग्य उत्तराधिकारी के चयन के लिए ये राजा अपने मन अनुकूल किसी बच्चे को गोद ले सकते थे, लेकिन डलहौजी ने गोद लेने की इस प्रथा को अमान्य घोषित कर दिया। इन देसी रियासतों या राज्यों को कंपनी के शासन अधिकार में ले लिया गया। कंपनी द्वारा शुरू की गई इस नई नीति से सभी राजा असंतुष्ट थे और वे किसी ऐसे अवसर की तलाश में थे जब पुनः अंग्रेजों को दबाकर अपनी रियासत पर अधिकार जमा सकें। देखिए दोस्तों, राजनीतिक कारण का अर्थ यही है कि राजनीतिक कारण में हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने कैसी नीतियों का प्रयोग किया। अंग्रेजों ने प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग किया। मतलब ये कि जो रियासतें थी भारत में, बड़े बड़े जो साम्राज्य थे, जो छोटे, मतलब जो स्टेट थे, उन पर क्या किया, एक कड़ा नियंत्रण स्थापित कर दिया। युद्ध में हराया अंग्रेजों ने जो भारतीय राजा थे। देखो, भारत में कई सारे राज्य थे, कई सारे वहाँ पर राजा थे। तो जैसे कि अवध हो गया, दूसरे राज्य हो गए, उनके राजाओं को हराया युद्ध में। इतना मतलब डायरेक्टली नहीं हराया, जब किसी दूसरे को, जैसे कि मान लीजिए कि एक बड़ा शासक था तो उसको हराया सेना में, तो उसके बाद क्या किया, जो दूसरे राज्य वगैरह थे, जो छोटे राज्य थे, वहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली संधि की। वहाँ पर अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट संधि की, कहा कि हम आपको सुरक्षा देंगे। इन्होंने अपने लोग बैठाए वहाँ पर। तो भारत के जो राज्य थे उस पर प्रभावी नियंत्रण लाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले तो अपना दबदबा बना लिया था। देखो, इसने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिससे कि हाँ, सब मान चुके थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ताकतवर है। इसका दबदबा बन गया था। दबदबा बन गया तो जितने भी राज्य थे भारत के अंतर्गत, उस पर नियंत्रण रखने के लिए इसने कैसी नीतियाँ अपनाई, कई सारी नीति के अंतर्गत इसने क्या किया, नियंत्रण स्थापित किया। जो राजा वगैरह थे उनको कहा कि हम आपको सुरक्षा देंगे, तो वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे तैनात हो गए हर राज्य में। एक वहाँ पर एक राजदूत के रूप में एक प्रमुख व्यक्ति होता था, अंग्रेज होता था, जो राजा को सलाह देता था हर चीज़ के मामले में।
तो राजा पर कई सारे नियंत्रण स्थापित कर लिए गए। सहायक नीति अपनाई गई। सहायक नीति के अंतर्गत, व्यापगत नीति के अंतर्गत क्या हुआ, इन नीतियों के अंतर्गत जो भारतीय राज्य थे उनको अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो ये जो नीतियाँ थी अंग्रेजों की, जैसे कि प्रभावी नीति, सहायक नीति और व्यापगत का जो सिद्धांत था, इन नीतियों के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई सारे भारतीय राज्यों को अपने साम्राज्य में, यानी कि जो उपनिवेश था उसमें मिला लिया पूरी तरह, और इससे एक व्यापक असंतोष पैदा हो गया था भारत में जो प्रमुख व्यक्ति थे उनके अंदर। जैसे कि वेलेस्ली ने सहायक नीति को अपनाया, सहायक संधि की नीति को अपनाया, जिसके तहत इसने भारतीय राज्यों को अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उपनिवेश था उसमें पूरी तरह मिला लिया। तो इससे बहुत सारे जो राजा थे वो अपनी स्वतंत्रता को खो बैठते हैं और वो उनके अंदर एक असंतोष पैदा हो जाता है। और इसी तरह जो लॉर्ड डलहौजी थे उसने कई सारी नीतियां अपनाई, जैसे कि यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे को गोद लेने की प्रथा को भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था रही थी उसमें मान्यता प्राप्त थी कि अगर किसी राजा का कोई एक बेटा नहीं, कोई मतलब उत्तराधिकारी नहीं है, तो किसी बच्चे को गोद भी लिया जा सकता था। लेकिन इस नीति को डलहौजी ने अमान्य घोषित कर दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में या उपनिवेश में मिला लिया जाएगा। तो इससे भी जो झांसी था, जो उदयपुर था, यहाँ की जो रियासतें थी वो पूरी तरह नाराज़ थी, पूरी तरह वो असंतुष्ट थी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि राजनीतिक कारण में हम देखते हैं कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को अपने कब्जे में करने के लिए, डायरेक्टली नियंत्रण स्थापित करने के लिए, अपने साम्राज्य में मिलाने की जो नीतियाँ फॉलो की, उसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजा वगैरह थे वो पूरी तरह असंतुष्ट थे। भारतीय राजा, भारतीय जमींदार, भारतीय जो बड़े बड़े सामंत थे वो अंग्रेज़ों के काफ़ी विरुद्ध हो चुके थे, जिनके राज्य छीने जा चुके थे अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इस कारण से उन सभी में असंतोष भरा हुआ था। वो मौके की तलाश कर रहे थे कि जैसे ही उन्हें मौका मिले वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपने राज्य को छुड़ाने के लिए तैयार थे। तो 1857 के विद्रोह में उन्हें मौका मिला और उन्होंने फिर भाग लिया इस विद्रोह में। इसके अलावा 1857 का एक विद्रोह का एक कारण था प्रशासनिक कारण। प्रशासन का मतलब समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्या था आप समझोगे। तो कंपनी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, विशिष्ट रूप से पुलिस, निम्न अधिकारियों एवं अधीनस्थ अदालतों में असंतोष का एक मुख्य कारण था। दरअसल कई इतिहासकारों का मत है कि आज हम भ्रष्टाचार भारत में जो देखते हैं, भ्रष्टाचार वह कंपनी शासन की ही देन है। साथ ही भारतीयों की नज़र में ब्रिटिश शासन का चरित्र विदेशी शासन था। देखिए दोस्तों, जो प्रशासन था, प्रशासन में हम जानते हैं जो ब्रिटिश प्रशासन स्थापित किया गया था भारत में, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, बहुत सी चीज़ें थी जिसमें कि पुलिस वगैरह के साथ बेकार व्यवहार किया जाता था। जो भारतीय लोग थे स्पेशली अंग्रेज़ों के द्वारा उनके साथ बेकार व्यवहार होता था। जो अधिकारी थे, जो निम्न अधिकारी, जो छोटे अधिकारी थे, जो अदालतें थी, उनमें जो छोटे अधिकारी वगैरह थे, उनके साथ अंग्रेज़ों के द्वारा जो बड़े ऑफिसर्स थे उनके द्वारा बहुत बेकार व्यवहार भी किया जाता था, भ्रष्टाचार वगैरह भी था। तो ये भी एक कारण था, प्रशासनिक कारण, जिसके कारण भारतीय जो 1857 का विद्रोह था वो हुआ था। तो ये भी एक कारण माना जाता है, इसने भी असंतोष पैदा किया था भारतीय लोगों में। अब यहाँ पर एक चीज़ आई है कि आजकल जो हम भ्रष्टाचार देखते हैं, ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो कंपनी की ही देन है। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो भ्रष्टाचार वगैरह, एक्चुअली जो एडमिनिस्ट्रेशन आज के टाइम पर हम देखते हैं वो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी मिलता जुलता है। जो प्रशासन हम देखते हैं, जो पुलिस की व्यवस्था हो गई, जिला प्रशासन हो गया, डीएम एसडीएम की जो व्यवस्था है, ये सब हम कंपनी के प्रशासन में भी देखते हैं। तो उसी से मिलता जुलता प्रशासन है, तो इसीलिए कहते हैं कि पहले जो प्रशासन कंपनी में भ्रष्टाचार वगैरह का जो था वो आज भी भ्रष्टाचार है, तो ये कंपनी की देन मानी जाती है। तो इस पर सबके अपने अपने विचार हैं। अब अगर बात करें आगे, तो 1857 के विद्रोह का एक और कारण था जिसे हम जानते हैं सामाजिक धार्मिक कारण के नाम से। तो अब ये क्या था, इसे समझ लेते हैं। सामाजिक धार्मिक कारण। कंपनी के शासन विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था। काले और गोरे का भेद स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को गुलाम समझा जाता था। समाज में अंग्रेजों के प्रति उपेक्षा की भावना बहुत अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि उनके रहन सहन, अन्य
व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक मान्यताओं में अंतर पड़ता था। अपने सामाजिक जीवन में ये अंग्रेजों का प्रभाव स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों की खुद को श्रेष्ठ और भारतीयों को हीन समझने की भावना ने भारतीयों को क्रांति करने की प्रेरणा प्रदान की। भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीयों पर धार्मिक दृष्टि से भी कुठार आघात किया था। इस काल में योग्यता की जगह धर्म को पद का आधार बनाया गया। जो कोई भी भारतीय ईसाई धर्म को अपना लेता था उसकी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन पदोन्नति कर दी जाती थी, जबकि भारतीय धर्म का अनुपालन करने वाले को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। इससे भारतीय जनसाधारण के बीच अंग्रेजों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता उत्पन्न हो गई थी। फिर ईसाई धर्म का इतना अधिक प्रचार किया गया कि भारतीयों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज उनके धर्म का सर्वनाश करना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप भारतवासी अंग्रेजों को धर्मद्रोही समझकर उन्हें देश से बाहर निकालने का मार्ग ढूंढने लगे और 1857 ईस्वी में जब मौका मिला तब हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रहार किया। देखिए दोस्तों, सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कारण का मतलब ये है कि देखो, कंपनी के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है कि जो अंग्रेज थे वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को वो हीन समझते थे। अंग्रेज हमेशा से अपनी संस्कृति और अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे, अपने आप को काफ़ी ऊंचा समझते थे और भारतीयों को हीन समझकर वो भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयास किया करते थे। और वैसे भी जो अंग्रेज़ थे वो काले और गोरे का भेद वो बहुत ज़्यादा करते थे। देखो, काले और गोरे का भेद हमें अमेरिका में देखने को मिल जाता है, यहाँ तक कि हम अफ्रीका में देखते हैं रंग भेद होता है। तो ये अंग्रेज़ काले गोरे का भी भेद करते थे। तो इससे ये बहुत अमानवीय व्यवहार, कई तरह के अमानवीय व्यवहार अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों से किया जाता था। अंग्रेज़ भारतीयों को गुलाम की तरह ट्रीट करते थे, गुलाम समझते थे। और ये जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासनकाल में हम देखते हैं कि धार्मिक दृष्टि से भी कुठार आघात किया गया था। मतलब ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारतीय धर्म को भी नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। जो कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता था या जो यूरोपीय व्यक्ति था उसका प्रमोशन होता रहता था। जो ईसाई व्यक्ति था उसका प्रमोशन वगैरह होता रहता था धर्म, और जो भारतीय धर्म को फॉलो करने वाले जो कर्मचारी थे या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, तो उनके साथ काफ़ी अपमानित व्यवहार या अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। तो इस कारण से अंग्रेज़ों के प्रति जो भारतीय लोग थे वो धार्मिक रूप से असहिष्णु हो गए। मतलब ये कि एक असहिष्णुता, मतलब एक धर्म को लेकर एक विरोध पैदा हो गया, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा ईसाई धर्म का काफ़ी प्रचार किया जा रहा था। कई सारी ईसाई मिशनरियाँ भारत में आ गई थी जो कि ईसाई धर्म का काफ़ी प्रचार कर रही थी। तो भारतीय लोग जो कि हमेशा से ही धर्म को लेकर काफ़ी आगे रहते हैं, मतलब धर्म को लेकर काफ़ी सीरियस रहते हैं, अब उनके धर्म से छेड़छाड़ की जा रही थी जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और परिणाम स्वरूप चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, उन सभी ने जब 1857 में मौका मिला तो उन सभी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक साथ प्रहार किया। तो ये भी एक कारण था जिस कारण से अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोग एकजुट हुए 1857 के विद्रोह में। इसके अलावा बाहरी घटनाओं का प्रभाव, ये भी 1857 के विद्रोह का एक कारण था। 1857 का विद्रोह कुछ बाहरी घटनाओं जैसे कि पहला जो प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध हुआ था, पंजाब युद्ध हुआ था, क्रीमिया युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों को भारी हानि हुई थी। भारी हानि हुई जिससे इससे इस धारणा से उबरने का अवसर मिला कि अंग्रेज अपराजय हैं। भारत के क्रांतिकारियों को इस युद्ध से नवीन आशा एवं प्रेरणा मिली कि हम भी अंग्रेज़ों को देश से निकाल सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। देखिए दोस्तों, अब 1857 में के विद्रोह के पीछे एक प्रेरित एक कारक था, वो था बाहरी घटनाएं। देखो, पहला जो आंग्ल अफ़गान युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज़ों को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। इसके अलावा पंजाब युद्ध हुआ था इस टाइम पीरियड के बीच, तो इसमें अंग्रेज़ों को काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी। इसके अलावा यहाँ पर ये थोड़ा हो सकता है टाइम पीरियड थोड़ा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया हो, बट
पंजाब युद्ध हुआ था, क्रीमिया युद्ध हुआ था, तो इसमें अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। हालांकि अंग्रेज़ पूरी तरह हारे नहीं थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान हुआ था। इनके विपरीत ही स्थितियाँ थीं। तो अब इन घटनाओं से भारतीय लोग प्रभावित हुए। जो भारतीय क्रांतिकारी थे, अब उनके अंदर भी ये विश्वास आ गया कि हम भी अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं। एक्चुअली ये धारणा बन चुकी थी कि अंग्रेज़ अपराज्य हैं। इन घटनाओं से पहले ये धारणा पनप चुकी थी कि जो अंग्रेज़ हैं वो हार ही नहीं सकते, वो पराजित हो ही नहीं सकते। लेकिन जब ये घटनाएँ हुईं, बाहरी घटनाएँ घटी, तो इससे ये साबित हुआ कि अंग्रेज़ अपराज्य नहीं हैं, मतलब वो उन्हें हराया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ तक हमने बात कर ली कि 1857 के मुख्य क्या कारण थे। अब इसी में एक मुख्य जो कारण है 1857 के विद्रोह का, वो है सिपाहियों के बीच असंतोष। जितने भी अभी हमने ऊपर कारण पढ़े वो सब के सब लगभग एक बराबर इम्पोर्टेंस रखते हैं। स्पेशली आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इन समय सिपाहियों के बीच असंतोष भी पूरी तरह महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी एक बड़ा कारण था 1857 के विद्रोह का। एक्चुअली सिपाहियों के द्वारा ही ये विद्रोह शुरू होता है। सिपाही मूलतः कंपनी की बंगाल सेना में काम करने वाले भारतीय मूल के सैनिक थे। बम्बई, यहाँ पे बम्बई होगा, बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी की अपनी अलग सेना और सेना प्रमुख होता था। इस सेना में ब्रिटिश सेना से अधिक सिपाही थे। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सेना में अलग अलग क्षेत्रों के लोग होने के कारण ये सेनाएं विभिन्नता से परिपूर्ण थी और इसमें किसी एक क्षेत्र के लोगों का प्रभुत्व नहीं था। मतलब ये था कि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जो ब्रिटिश सेना थी अलग अलग उसमें प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग जो सैनिक थे उसमें किसी एक क्षेत्र या एक वर्ग के ही सैनिक प्रमुख नहीं थे। सैनिकों में काफ़ी विभिन्नता थी, अलग अलग क्षेत्र के सैनिक थे। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना में भर्ती होने वाले सैनिक मुख्यतः अवध और गंगा के मैदानी क्षेत्रों के भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत थे। कंपनी के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल सेना में जातिगत विशेषाधिकारों और रीति रिवाजों को महत्व दिया जाता था, परंतु सन 1840 के पश्चात कलकत्ता में आधुनिकता पसंद सरकार आने के पश्चात, मतलब अब जो 1840 के बाद जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनती है, जो प्रमुख अधिकारी आते हैं वो आधुनिकता को पसंद करते हैं, मॉडर्निटी को पसंद करते हैं। इसलिए सिपाहियों में अपनी जाति खोने की जो आशंका थी वो बढ़ जाती है। देखो, जो आधुनिकता का विचार है ये सदा से ही हमें लगता रहा है कि ये थोड़ा धर्म की चीज़ों को दूर करता है, हमारे रीति रिवाजों को अनदेखा करता है या उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। तो यही कारण था कि जो पहले, अब देखो, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसमें मुख्यतः अवध और एक ही लगभग आसपास के इलाके के काफ़ी ज़्यादा सैनिक थे, स्पेशली ब्राह्मण और राजपूत सैनिक थे। अब कंपनी में शुरू से ही इनके रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता था, लेकिन 1840 के बाद आधुनिकता पर बल दिया और इसलिए सिपाहियों को लगने लगा कि वो अपनी जाति या जाति की जो भी रीति रिवाज है उसको खोने वाले हैं। सेना में सिपाहियों को जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह पहनने से मना कर दिया गया। सन 1856 में एक आदेश के अंतर्गत सभी नए भर्ती सिपाहियों को विदेश में कुछ समय के लिए काम करना अनिवार्य कर दिया गया। सिपाही धीरे धीरे सैन्य जीवन के विभिन्न पहलुओं से असंतुष्ट हो चुके थे। सेना का वेतन कम था। अवध और पंजाब जीतने के पश्चात सिपाहियों का भत्ता भी समाप्त कर दिया गया था। एनफील्ड बंदूक के बारे में फैली अफवाहों ने सिपाहियों की आशंका को अधिक बढ़ा दिया कि कंपनी उनकी धर्म और जाति परिवर्तन करना चाहती है। एनफील्ड बंदूक से संबंधित अफवाहें थी जिसमें कहा गया था कि गाय के मांस या सूअर के मांस से बनी जो गोलियां होती हैं, जो बारूद, जो कारतूस होता है, उसका यूज़ किया जाना था। तो अभी इसे मैं समझाऊंगा वैसे, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि सिपाहियों में बहुत ज़्यादा असंतोष था। एक्चुअली मैंने बता दिया आपको कि जो सिपाही थे, जब हम बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करते हैं तो उसमें आसपास के स्पेशली जो अवध और गंगा का एरिया है, मैदानी एरिया, वहाँ के ब्राह्मण और राजपूत थे मुख्य रूप से। अब वो लोग अपने रीति रिवाजों को पहले फॉलो करते थे, लेकिन फिर आधुनिकता पसंद सरकार आती है 1840 के बाद और उनके रीति रिवाजों को अनदेखा करना शुरू कर दिया जाता है, जिसमें कि
धर्म और जाति से संबंधित जो चिन्ह हुआ करते थे उसको पहनने से सिपाहियों को मना कर दिया जाता है और उन्हें विदेश यात्रा देने पर भी बल दी जाती है। देखो क्या था कि भारतीय या स्पेशली हिंदू धर्म समाज में हम बात करते हैं, प्राचीन भारत से ये प्रथा चली आ रही थी कि समुद्र पार जाना, एक व्यक्ति अगर समुद्र पार करता है, विदेश जाता है, तो वो अपने धर्म को खो बैठता है, ऐसा विचार पनपा था। और ये मान्यता आधुनिक काल या जो अभी का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में 1856 के आसपास का टाइम पीरियड, इस समय भी पूरी तरह बनी हुई थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या होता है कि वो कह देते हैं कि जितने भी सिपाही हैं, उन्हें कम से कम इतने समय तक तो विदेश यात्रा करनी पड़ेगी, मतलब विदेशों में सेवाएं देनी पड़ेगी, विदेशों में काम करना पड़ेगा, सैन्य सहायता देनी पड़ेगी। तो ये अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी कर दिया। और भारत में विदेश यात्रा को पूरी तरह मतलब बेकार समझा जाता था, और भारतीय समाज में विदेश यात्रा को बेकार समझा जाता था, ताकि ऐसा माना जाता था कि कोई व्यक्ति अपना धर्म ना खो बैठे। हालांकि इसके पीछे अलग अलग तर्क दिए जाते हैं कि जो ब्राह्मण वर्ग था उसी ने ये नियम बनाए थे, तो अलग अलग तर्क भी दिए जाते हैं इसके पीछे। लेकिन कुछ भी हो, लोगों को इससे प्यार था और लोग अपना धर्म नहीं खोना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और फिर जब एनफील्ड बंदूक जैसी अफवाहें शुरू होती, जिसमें कि गाय और सूअर के मांस वाले जो कारतूस होते हैं, जिन्हें मुंह से पहले फाड़ना पड़ता है, तो उन कारतूसों का प्रयोग करना था, जो कि धर्म के पूरी तरह विरुद्ध था। तो सिपाहियों के अंदर असंतोष पैदा हुआ और उन्होंने फिर 1857 का विद्रोह किया। कुछ अफवाहें और भी थीं, जैसे कि अफवाह फैली हुई थी कि कंपनी का शासन 1757 में प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हुआ था और 1857 में 100 वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाएगा। अब समाज में कुछ ऐसी अफवाहें भी फैल गई थी जिससे कि लोग प्रभावित हुए। देखो कुछ धार्मिक मान्यता सभी लोग रखते हैं ना, कई बार उस समय सोचो कितनी ज़्यादा मान्यता रही होगी। कोई भी विचार फैलता है ना, आज के टाइम पे अगर व्यापक रूप से फैलता है तो लोग इस पर विश्वास जल्दी करने लगते हैं। और ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन भी चुकी थी कि लग रहा था कि हमें विद्रोह करना चाहिए। और उसी के दौरान जब अफवाह फैली कि 1757 में प्लासी का युद्ध, मतलब प्लासी का युद्ध के कारण ब्रिटिश शासन शुरू हुआ था भारत में, और 1857 में ये 100 वर्ष हो जाएंगे शासन को और ये समाप्त हो जाएगा, तो ऐसा लग रहा था कि भविष्यवाणी सही होगी। ऐसी अफवाहें फैली हुई थी कि ये भविष्यवाणी है या ये चीज़ें निश्चित हैं। तो सैनिकों को भी लग रहा था, लोगों को भी लग रहा था, राजाओं को भी लग रहा था कि ये सही है। मुख्यतः समाज इससे प्रभावित था और समाज को लग रहा था कि अब ब्रिटिश शासन, ये जो अंग्रेजी शासन है, ब्रिटिश शासन नहीं कहेंगे, अभी हम कहेंगे कंपनी का शासन, तो कंपनी का शासन समाप्त हो सकता था। ये अफवाह फैली हुई थी। तो यहाँ पर हमने दोस्तों जितने भी कारणों की बात करी, जितने भी रीज़न देखे हमने 1857 के विद्रोह के, ये एक बहुत लंबे समय में पैदा हुए थे। ये जो रीज़न थे वो तात्कालिक नहीं थे। तो अब हम बात करते हैं आखिर वो तात्कालिक कारण क्या था, वो चिंगारी क्या थी जिसके कारण विद्रोह तुरंत शुरू हुआ। देखो ये जो सैनिक, जो असंतोष भरा हुआ था सैनिकों के अंदर, ये धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी, ये धीरे धीरे ये बढ़ता गया। लेकिन आखिर वो तात्कालिक कारण क्या था जिसके कारण तुरंत विद्रोह शुरू होता है? इसी कारण हम बाहरी घटनाएं प्रभाव, मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि अभी हमने जितने भी कारण देखे वो बहुत लंबे समय से भारतीयों में असंतोष पैदा कर रहे थे, लेकिन तात्कालिक कारण की अब हम बात करते हैं जिसने विद्रोह को तुरंत एक चिंगारी के तहत सुलगा दिया। आटे में हड्डियों के चूर्ण की मिलावट और एनफील्ड बंदूकों के लाए जाने की खबरों ने सरकार के साथ सिपाहियों के मनमुटाव को बढ़ा दिया। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे सीलन से बचाती थी। मतलब कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी होती थी। पहले तो बताया नहीं गया था, लेकिन जब सिपाहियों को ऐसा पता चला तो वो चौंक से गए। ठीक है, मतलब देखो एक नई बंदूक लॉन्च की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ये अपने सैनिकों को, सिपाहियों को प्रोवाइड कराई गई। इस बंदूक में ऐसे कारतूस का प्रयोग किया जाता था जो कि गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए होते थे। इसमें मतलब एक परत होती थी जिसको हटा दिया जाएगा, उसके बाद ही बारूद निकलता था और उसको फिर वो बंदूक में डालते थे। तो जो परत थी वो चर्बी से बनी हुई थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। यह हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी,
जबकि सूअर की हत्या मुसलमानों के लिए वर्जित था। चर्बी वाले कारतूसों ने सेना में असंतोष के नए कारण को पैदा नहीं किया, अपितु धीमी गति से बढ़ते हुए असंतोष को खुलकर बाहर आने का अवसर दे दिया। देखो दोस्तों, ना केवल इस कारतूस वाली बात ने ना केवल असंतोष को बढ़ाया, बल्कि जो इतने लंबे समय से असंतोष पैदा हो रहा था उसको खुलकर बाहर आने का अवसर प्रदान कर दिया। मतलब अब सिपाही खुलकर आ गए सामने, विद्रोह करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये तात्कालिक कारण था। सबसे पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ऐसे कारतूस के प्रयोग का विरोध किया। उसने काफ़ी उत्पाद मचाया और 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी दे दी गई। 6 मई को सैनिकों ने फिर विद्रोह किया, जब कंपनी ने भारतीय सैनिकों का रुख देखते हुए उनसे शस्त्रास्त्र यानी कि उनके हथियार जब्त करना आरंभ कर दिया। सैनिकों को सजा दी जाने लगी और उन्हें बड़ी संख्या में कैद किया जाने लगा। अंत में 10 मई 1857 को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विरोध कर विद्रोह की घोषणा कर दी और क्रांति की शुरुआत की। तो देखिए दोस्तों, इस तरह क्रांति की शुरुआत होती है। पहले मंगल पांडे से ये शुरुआत होती है, फिर थोड़ी देर के लिए ये थम जाती है, फिर एक थोड़ा सा प्लान वगैरह बनाया जाता है। ऐसी कोशिश की जाती है कि प्लानिंग के तहत विद्रोह किया जाए, लेकिन फिर भी जो सिपाही होते हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और फिर वो 10 मई को सैनिक व्यापक रूप से विरोध करते हुए विद्रोह की घोषणा कर देते हैं। सैनिकों जो होते हैं वो विद्रोह की घोषणा कर देते हैं और इस तरह से 1857 का विद्रोह शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि आखिर क्या कारण थे विद्रोह के, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, और साथ में हमने पढ़ा कि आखिर तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण था जो बारूद कारतूस जो यूज़ किए गए थे वो सबसे बड़ा कारण था। इसके अलावा बहुत सारी अफवाहें फैल चुकी थी और जितनी भी असंतोष भरा हुआ था, जितनी भी मतलब जलन भरी हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, भारतीयों के अंदर जितना गुस्सा भरा हुआ था, ठीक है, जितना मतलब जलन क्या, ऐसा मतलब कि उन्होंने बहुत सताया था। उन्होंने अंग्रेज़ों ने उस समय मतलब 1857 तक अंग्रेज़ी जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भारतीयों को इतना सताया था। भारतीय जितना भी वर्ग था मैक्सिमम, वो बहुत गुस्से में थे। असंतोष उनके अंदर भरा हुआ था। उनके अंदर ये चाह थी कि हमें मौका मिल जाए बस एक, और हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ेंगे। तो जब उन्हें मौका मिला तो पूरा भारत एकजुट होकर लड़ा और फिर उसने विद्रोह किया। हालांकि पूरा भारत एकजुट नहीं हुआ था, ये थोड़ा गलत हुआ कहना, लेकिन समाज में हम स्पेशली उत्तर भारत में देखते हैं कि काफ़ी एकता पाई गई थी। इसे हम काफ़ी डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ तक हमने काफ़ी बातें की। यहाँ तक हमने समझा कि किस तरह विद्रोह शुरू हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को देख लेना। अगर आप नेक्स्ट लेक्चर पढ़ लोगे तो नेक्स्ट लेक्चर से हमारा ये चैप्टर जो है 1857 का विद्रोह वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो 2 लेक्चर में ख़त्म हो रहा है। ये पहला लेक्चर था और सेकंड लेक्चर में हम इस लेक्चर को, ये जो 1857 का विद्रोह है, इसको पूरी तरह कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। एक रिकैप अगर हम देखें तो 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, तो 1857 के विद्रोह का कारण एक आर्थिक कारण था, एक राजनीतिक कारण था, एक सामाजिक धार्मिक कारण था, एक कारण था बाहरी, कुछ कारण बाहरी प्रभाव भी पड़ा था, कुछ अफवाहें भी थी और सैनिकों में असंतोष था और कुछ दूसरे भी कारण थे। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।